सुनना है, उस शख्सियत को सुनना है जो इसके लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं। आइए स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से मंच पर आएंगे और अपना उद्बोधन हम लोगों के बीच में रखेंगे। जोरदार ताली से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी। भारत माता की, भारत माता की। विश्व बाघ दिवस के अवसर पर सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रवर्तन पर आयोजित आज एक दिवसीय कार्यशाला के अवसर पर मंच पर आसीन देहरादून महानगर के महापौर श्री थौरत थपलियाल जी, जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल की अध्यक्ष सुश्री इशिता सजवाण जी, प्रमुख सचिव और अध्यक्ष उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड श्री आर.के. सुधांशु जी, विशेष सचिव डॉक्टर पराग मधुकर धकाते जी, पीसीसीएफ हॉप श्री कपिल लाल जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्रीमती नीना ग्रेवाल जी और इस सभागार में उपस्थित श्री बलजीत सोनी जी, मुफ्ती समून कासमी जी, हरेंद्र गर्ग जी और हमारे अन्य महानुभाव आरजू जी जिनका यहाँ पर, और हमारे बैंक के अधिकारीगण सभी आए हुए, सभी वन विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी पर्यावरण से जुड़े हुए सभी पर्यावरणविद और वन्य जीव विशेषज्ञ, इंडस्ट्री के हमारे सभी प्रतिनिधिगण और हमारे छात्र एवं छात्राएं जो इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित हैं, अन्य स्वयं सहायता समूह, अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले सभी महानुभाव, सभी अतिथिगण, मैं आज के इस अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आज बड़ा शुभ दिन है, गुरु पूर्णिमा है। मैं गुरु पूर्णिमा की भी आप सबको बधाई देता हूं। सुधांशु जी ने बड़ा सुंदर जो है यहाँ पर उल्लेख किया था, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु की महिमा है और उनके आशीर्वाद के बिना, उनके मार्गदर्शन के बिना, उनके पाथे के बिना सच में हम सब जहाँ हैं वहाँ पहुँचना अत्यंत मुश्किल था। इसलिए मैं इस अवसर पर सभी गुरुओं को और आप सबके गुरुओं को भी, जिन्होंने भी आपको प्रेरणा दी, जैसे आरजू जी आपको जो है किसी न किसी ने तो सिखाया होगा, माता पिता ने या किसी ने, तो उसी के कारण से हम सब हैं। अगर मैं भी यहाँ बोल रहा हूँ, यहाँ से इस जिम्मेदारी पर हूँ, तो मुझे लगता है कि किसी न किसी पल पल पर किसी न किसी रूप में मुझे भी गुरुओं का मार्गदर्शन मिला है। मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ और विश्व बाघ दिवस की भी मैं बहुत बधाई देता हूँ कि इस अवसर पर आज बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रवर्तन ये कार्यशाला है। और इस कार्यशाला में सच में आप सबके बीच में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ भाइयों बहनों कि ये केवल एक आयोजन कार्यशाला का नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हम किस प्रकार का परिवेश देना चाहते हैं, उनको कैसा पर्यावरण देना चाहते हैं, उनको स्वस्थ, सुरक्षित और हरित भविष्य उनका देने का एक सामूहिक संकल्प लेने का भी ये आज की कार्यशाला है। विश्व बाघ दिवस के अवसर पर इस विषय का चयन सच में अपने आप में बहुत सार्थक है, क्योंकि बाघ केवल एक वन्य जीव नहीं है, बल्कि हमारी समृद्ध जैव विविधता और संतुलित जो पारिस्थितिक तंत्र है उसका प्रतीक है। और जहाँ भी बाघ होते हैं उस जंगल में सब कुछ होता है। क्योंकि मुझे इसका बचपन से जंगल के पास रहकर उसको देखने का सौभाग्य मिला है। अभी मैं आरजू खुराना जी को बता रहा था कि जो है जब इन्होंने
मैं दूसरे नंबर का जब बाघ पूछ रहा था ये कहाँ का है, तो इन्होंने कहा सुरई रेंज का है। सुरई का, तो सुरई रेंज कहाँ है? सुरई रेंज है बिल्कुल नेपाल बॉर्डर से लगी हुई है। उधर पूरा पीलीभीत और लखीमपुर का जो हमारा दूसरा वाला है, क्या बोलते हैं उसको, वो जो बड़ा है दुधवा नेशनल, हाँ दुधवा नेशनल पार्क, तो उससे लगा हुआ पूरा क्षेत्र है और वही पीलीभीत से लगा हुआ बॉर्डर भी है। तो वहाँ पर 3 रेंज हैं, एक सुरई रेंज है, किलपुरा रेंज है और साथ में खटीमा रेंज है। और इन तीनों रेंजों के बीच में, तीनों चारों तरफ से जंगल है हरेन जी, उसके बीच में हमारा भी घर है। तो हम भी इनके जैसे ही हैं, इनके साथ साथ रहे हैं। तो बहुत रास्ते में अक्सर बाघ आ जाते हैं, अक्सर वहाँ पर जो है पानी पीने आ जाते हैं, बीच में नदी है, नहर है, तो देखा है हमने, क्योंकि वो चारों तरफ वनों से आच्छादित क्षेत्र है, नदियों से आच्छादित क्षेत्र है। तो सच में आज का दिन जो है ये हमारे लिए बहुत विशेष दिन है। यदि हमारे जो जंगल हैं वो सुरक्षित रहेंगे तो सच में पूरी पारिस्थितिकी, पूरी इकोलॉजी वहाँ की समृद्ध होगी। और जब पूरी इकोलॉजी समृद्ध होगी तो बाघ भी स्वयं जो है वहाँ पर सुरक्षित होंगे। और जब बाघ सुरक्षित रहेंगे तो ये मानिए कि पूरी प्रकृति और जो है उसका संतुलन भी सुरक्षित रहेगा, जिसके बारे में हम हमेशा कहते हैं कि इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इकोलॉजी को हम छोड़ दें, केवल इकोनॉमी की तरफ चले जाएं। तो आने वाले समय के लिए ये बहुत बड़ा हमारा खतरा होगा। और हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें प्रकृति को केवल दोहन का माध्यम नहीं माना गया है, केवल संसाधन नहीं है, बल्कि उसको माँ का स्वरूप दिया गया है। और इसीलिए अभी सुधांशु जी ने कहा कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, ये पृथ्वी हमारी माता है और हम सब उसके पुत्र हैं। इस प्रकार से हमें पृथ्वी के प्रति अपना जो दायित्व है वो समझना चाहिए। और इसीलिए भारत को प्रकृति के साथ सहअस्तित्व का मार्ग दिखाने का काम हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे तपस्या करने वाले लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने हमको ये मार्ग दिखाया है। और ये पर्यावरण संरक्षण हमारे लिए कोई नया विचार नहीं है, बल्कि ये हमारी जो सनातन की जीवन शैली है उस जीवन शैली का अभिन्न अंग रहा है। और यदि हम उत्तराखंड की बात करें तो हमारा प्रदेश अपनी समृद्ध जो वन्य जीव संपदा है, जैव विविधता है, उसके लिए पूरे देश में एक विशेष स्थान रखता है। अब देखिए हमारे यहाँ लगभग 70% से ज़्यादा भूभाग हमारा फॉरेस्ट है। 70 है सुधांशु जी, 71 है? 70% से अधिक भूभाग हमारा फॉरेस्ट का है। गंगा, यमुना, सरयू, ऐसी अनेक, काली, अनेक नदियां 12 मास सदा नीरा नदियां हमारे यहाँ पर, जो सभी को जल और जीवन देने का काम करती हैं। हिम ग्लेशियर हैं पूरा, देखिए आप जिस तरफ देखेंगे चारों तरफ हमारे जितने भी पर्वत शिखर हैं सब पर हिम के बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। और मुनस्यारी का जो हमारा मिलम का ग्लेशियर है, वो मिलम का ग्लेशियर तो पूरे एशिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। शायद अधिकांश लोगों को जानकारी होगी, अगर नहीं है तो मैं ये छोटी सी जानकारी आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से हमारे राज्य में प्रकृति के द्वारा बहुत बड़ा हमको आशीर्वाद भी है। प्रकृति की धरोहर है जो हमको मिली हुई है। इसलिए मुझसे कई बार लोग जब पूछते हैं कि आपके यहाँ कितने डेस्टिनेशन हैं, तो मैं हमेशा उनसे कहता हूँ कि अगर आप नाम लेंगे तो आप कुछ डेस्टिनेशन की बात करेंगे जो हम सभी करते हैं। जैसे एक डेस्टिनेशन पर यहाँ पर हम लोग हैं अभी, देहरादून भी एक डेस्टिनेशन है ना दुनिया और देश की नज़र में, बड़ा डेस्टिनेशन है।
लेकिन ऐसे हमारे पास 50-100 डेस्टिनेशन और हैं, लेकिन हम 50-100 की बात नहीं मैं करता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप उत्तराखंड में जिस जगह पर चले जाएंगे वही आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा, आपको लगेगा कि एक नया डेस्टिनेशन है। इतना हमारे पास प्रकृति की धरोहर है। और इतना ही नहीं, उत्तराखंड भारत के उन अग्रणी राज्यों में शामिल है जहाँ पर बाघों की संख्या में अभूतपूर्व रूप से वृद्धि हुई है। बल्कि हम ये भी सोच रहे हैं कि कुछ लोग हमसे अगर बाघ की बात करें तो हम उनको बाघ जो है गिफ्ट में भी दे देंगे यहाँ से। क्यों? अभी हमने वाइल्ड लाइफ बोर्ड में अभी चर्चा करी थी इसकी, क्यों नीना जी? अगर कोई रास्ता हो तो इसका हम करेंगे वहाँ, क्योंकि हमारी जितना हमारा वन क्षेत्र है उस क्षेत्र से कहीं ज़्यादा आबादी हमारी हो गई है। आज कॉर्बेट नेशनल हो, राजाजी नेशनल पार्क हो, यहाँ के हमारे जंगल इस बात के प्रमाण है कि उत्तराखंड के लोगों ने प्रकृति और वन्य जीवों के साथ सदियों से एक सामंजस्यपूर्ण जीवन को जिया है। लेकिन आज जब हम बाघ संरक्षण की बात करते हैं तो हमें उन खतरों को भी समझना होगा जो धीरे धीरे हमारी प्राकृतिक धरोहरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक ऐसा ही एक गंभीर खतरा है। हम सभी जानते हैं प्लास्टिक वर्षों तक प्रकृति में बना रहता है, हमारी नदियों को प्रदूषित करने के साथ साथ मिट्टी को, उसकी जो उर्वरा क्षमता है उसको प्रभावित करता है, जल स्रोतों को अवरुद्ध करता है, वन्य जीवों के लिए तो घातक होता ही है। और वन क्षेत्रों में छोड़ा गया प्लास्टिक अनेक बार जो हमारे जंगली जानवर हैं उनके भोजन में मिल जाता है, जिसके बड़े उनके स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ते हैं। और जंगली जानवर ही नहीं, जो हमारे घरों के भी जो गाय हैं, भैंस है, बकरी है या कुछ अन्य जो भी हैं, उनको भी बड़ा नुकसान होता है अगर वो जाने अनजाने में उसको खा लेते हैं। तो इसलिए यदि हमें अपने जानवरों को, जंगलों को, नदियों को सुरक्षित रखना है तो हमें ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है इसके विरुद्ध एक निर्णायक लड़ाई लड़नी होगी। और भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सदैव पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। हमारे राज्य का भी कई बार उन्होंने मन की बात में उल्लेख किया है, स्वच्छता की बात की है। और उन्होंने जो यात्री जो हमारे चार धाम यात्रा पर आते हैं, अभी हमारी कांवड़ यात्रा होने वाली है जिसमें 4-5 करोड़ लोग प्रत्येक वर्ष आते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पर कुंभ का मेला भी प्रस्तावित है। पूर्णागिरी की बड़ी यात्रा होती है जहाँ 25 लाख से ज़्यादा लोग इस पर वहाँ लोगों ने दर्शन किए हैं। हेमकुंड साहब की यात्रा होती है, आदि कैलाश की यात्रा हो रही है, जागेश्वर धाम जा रहे हैं बड़ी संख्या में। यहाँ विभिन्न विभिन्न स्थानों पर पूरे देश और दुनिया के लोग आज हमारे यहाँ आते हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी ने उन सभी से अनुरोध किया, अपील की कि जो यात्रा के नियम हैं उन यात्रा के नियमों का सभी यात्रियों को पालन करना चाहिए। और मैं भी उनका अनुसरण करते हुए आज जब भी मुझे हमारे मीडिया के मित्र पूछते हैं या मैं ऐसे स्थानों पर जाता हूं तो मैं सभी से कहता हूं कि भाई हमने अच्छी कांवड़ यात्रा का प्रबंध किया है, हमने चार धाम यात्रा का अच्छा प्रबंध किया है, हम कुंभ का अच्छा प्रबंध कर रहे हैं। हमारे जितने धार्मिक स्थल हैं, जितने हमारे पर्यटक स्थल हैं, उन सभी पर यात्रियों की सुविधा के लिए उनकी धार्मिक यात्रा हो या उनकी पर्यटन की यात्रा हो, सुखद हो, सरल हो और आसान यात्रा हो, कोई उसमें विघ्न बाधा ना हो। और उससे भी बड़ी बात हम कहते हैं कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होती है कि उनकी सुरक्षा भी हो, वो सर्वोच्च हमारी प्राथमिकता में रहता है। तो ऐसे में उन सभी से हम यात्रा के नियमों का पालन करने की भी अपील करते हैं कि बड़ी संख्या आती है और हम जितने लोग उत्तराखंड में रहते हैं, निवास करते हैं, उससे 8-10 गुना लोग आज उत्तराखंड से बाहर से यहाँ प्रत्येक वर्ष आते हैं, जिनका हमको हर प्रकार का इंतजाम करना होता है, चाहे आवास है, चाहे परिवहन व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, जितने प्रकार का भी जो ज़रूरत होती है वो सब हमें करना पड़ता है। तो इसलिए ये जो कार्यशाला है ऐसे समय में हो रही है और सच में बहुत सारे मामलों में आज उत्तराखंड हमारा पूरे देश के अंदर एक उदाहरण बन रहा है, आदर्श बन रहा है। जो जो कदम हम उठा रहे हैं मुझे लगता है वो भगवान की
योजना से उठ रहे हैं। क्रियान्वयन हम सब लोग कर रहे हैं, जैसे आज कार्यशाला वन विभाग ने, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने करी है, इतने लोग शामिल हुए हैं। मुझे लगता है ये भी भगवान की योजना है कि इसमें बाघ दिवस पर सिंगल यूज प्लास्टिक पर कैसे काम किया जाए, इस पर कार्यशाला हो रही है। योजन भगवान का, प्लानिंग भगवान की है, काम हम सब लोग कर रहे हैं। तो इस क्षेत्र में भी एक हमको जो है पूरे देश को, पूरी दुनिया को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सिंगल यूज प्लास्टिक कैसे जो है उस पर प्रतिबंध लगे, कैसे उसका प्रभावी क्रियान्वयन हो, उस दिशा में ये भी हमारे लिए एक आदर्श बनना चाहिए। आदर्श तभी बनेगा जब हम सब मिलकर एक साथ, एक में होकर एक साथ कदम ताल करेंगे और हर एक व्यक्ति इसका ब्रांड एम्बेसडर बने। केवल एक दिन का औपचारिक कार्यक्रम करके इतनी नहीं होगी। हमारे मेयर साहब बैठे हैं, बड़ी अच्छी बात इन्होंने करी यहाँ पर, बड़े मेधावी रहे हैं, छात्र जीवन से इन्होंने काम किया है मेरे साथ और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देहरादून में। हमारी नवोदित उदयमान जिला पंचायत की अध्यक्ष है, अभी आई, अच्छी पढ़ाई करके राजनीतिक क्षेत्र में आई है। अच्छे लोगों को भी राजनीति में आना है ना, तो ये लोग बहुत अच्छा काम करेंगे सब मिलजुल कर, अच्छे अपने अपने जिला पंचायतों में, अपने नगर निगमों में। इसी प्रकार से हमारे ब्लॉक प्रमुखों को, हमारे जो है ग्राम प्रधानों को, हमारे स्वयंसेवी संस्थाओं को, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, ऐसे सारे लोगों को हम मिलकर जब इस दिशा में काम करेंगे, राजनीतिक दल कोई भी हो सकता है, लेकिन हम उनको आने वाले समय में बच्चों के भविष्य के बारे में बताएं कि हम अपने बच्चों को, अपने आने वाली भावी पीढ़ी को कैसा पर्यावरण सौंप कर जाना चाहते हैं, क्या हम विरासत में उनको देकर जाना चाहते हैं। देखिए, अब हम किसी पेड़ का आम खाते हैं, आजकल आम का हो रहा है, तो 20 साल पहले किसी ने पेड़ लगाया होगा, 50 साल पेड़ लगाया होगा, तभी तो हम खा रहे हैं, आंवला खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, लीची खा रहे हैं, या जामुन खा रहे हैं, या जो भी है। तो उन्होंने उस समय नहीं सोचा होगा कि ये पेड़ मैं लगा रहा हूं तो इसका फल भी मैं ही खाऊंगा। वो तो लगाकर चले गए, हम उनको याद कर रहे हैं ना, जहां भी हो गए आप, आपकी कृपा से हमको ये फल मिल रहा है। तो ये भाव हम सबके अंदर आना चाहिए, और विशेषकर वन विभाग के लोगों के अंदर बहुत भाव है। 12 लाख से ज़्यादा पौधों का रोपण जो है हमने एक दिन में किया था, उस दिन हरेला वाले 16 तारीख को। तो इनके अंदर वैसे भी भाव होता है, कोई एक छोटा सा पेड़ काट दे, टहनी काट दे, तो इसको छोड़ते नहीं है। ये इनका एक दूसरा भाव है। थोड़ा मैं हमेशा इनसे उदारता की भी जो है अपेक्षा करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उदार भी रहें लोग, लेकिन ये भाव होना चाहिए कि भाई पेड़ भी जो है हमको जो है, एक पेड़ लगाएंगे तो कितना जो है वो हमको ऑक्सीजन देगा। कोरोना महामारी के समय में हम सब लोगों ने इसका अध्ययन भी किया और इसका अनुभव भी किया कि ऑक्सीजन का जब हमको एक एक सिलेंडर खरीदना पड़ रहा था, उस समय अगर हम उसकी कीमत लगाएं तो उस समय में हमको पता लगता था कि ये पेड़ हमारे लिए कितना बहुमूल्य है, वो कितनी ऑक्सीजन इस भूमंडल को देता है, हमारे जीवन को चलाने के लिए देता है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे काम पर्यावरण संरक्षण के किए हैं और इसको जन आंदोलन बनाने का उन्होंने आह्वान किया है। चाहे मिशन स्पर्श हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, एक पेड़ माँ के नाम, नमामि गंगे मिशन, सौर एवं अन्य स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने जैसी अनेक पहलें देश में पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान कर रही हैं। आज भारत केवल विकास की नहीं बल्कि प्रकृति के साथ संतुलित और सतत विकास की दिशा में पूरी दुनिया का मार्गदर्शन कर रहा है। तभी तो प्रधानमंत्री जी ने देखा वन अर्थ, वन फैमिली और वन हेल्थ, तो उस प्रकार का उन्होंने स्लोगन दिया था वहाँ। और इसी से प्रेरणा लेकर हम भी पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निरंतर कार्य कर रहे हैं। और मेरा स्पष्ट विश्वास है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, इकोलॉजी और इकोनॉमी में, दोनों में संतुलन होना चाहिए। साथ में टेक्नोलॉजी का पुट भी होना चाहिए। इकोलॉजी, इकोनॉमी और साथ में टेक्नोलॉजी, तीनों को मिलाकर हम विकास का मॉडल खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें
उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच एक आदर्श संतुलन बनाकर आगे बढ़ना है और हम ऐसा विकास चाहते हैं कि जहां हमारी नदियों को गंदा न करें, हमारे जंगलों को नुकसान न पहुंचाएं, हमारे बागों और वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों को भी सुरक्षित रखें, क्योंकि जहां उनके स्थान हैं, अगर उस स्थानों को हम छेड़छाड़ करेंगे, उनके लिए वहाँ की चीज़ों को किसी न किसी रूप में न्यूनता आएगी। पात्रो जी न्यूनता जानते हैं ना, मिनिमम। तो जब न्यूनता आएगी तो वो अपनी जो है उसके विस्तार के लिए, उसके मैक्सिमम के लिए या उसकी आपूर्ति के लिए कहीं इधर उधर दौड़ लगाएंगे। जैसे क्या हो रहा है आजकल, अनेक स्थानों पर बाघ आ जा रहे हैं, लेपर्ड आ जा रहे हैं, दूसरे हमारे तेंदुए आ जा रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं कि जंगलों के अंदर जो है उनके लिए जो है वो इकोसिस्टम कहीं कहीं पर कम भी हो रहा है। जहां हम इस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं तो वहां पर हमको इस प्रकार की भी चर्चा सोचनी है कि आखिर वो जो मानव वन्य जीव संघर्ष हो रहा है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, वो भी हमको रोकना है, वो भी कम से कम हो, उसका भी हमें प्रबंध करना है। तो मुझे लगता है कि यदि हमारी इकोलॉजी सुरक्षित रहेगी तो हमारी इकोनॉमी, विशेषकर हमारा पर्यटन, तीर्थाटन, स्थानीय स्वरोजगार और अच्छा होगा और मजबूत होगा। इसी सोच के अनुरूप हमारी सरकार प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने, उसके सख्त अनुपालन के लिए सुनिश्चित करने के लिए हम निरंतर उसके लिए कार्य कर रहे हैं और इसके लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। व्यापक रूप से जो उसका मॉनिटरिंग है, उसकी कार्रवाई की जा रही है तथा जो नागरिक हैं, व्यापारिक लोग हैं, प्रतिष्ठान के लोग हैं, हमारे उद्योग समूह के लोग हैं, स्थानीय निवासियों को, उनके निकायों को सक्रिय भागीदारी भी उसमें सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा चारधाम यात्रा मार्गों पर और जो हमारे प्रमुख पर्यटन के स्थल हैं उनको प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से विशेष अभियान भी संचालित किए जा रहे हैं। अनेक कार्य किए हैं। पिछली बार बोतल का भी हमारा बड़ा अच्छा प्रयोग रहा था, बहुत अच्छा प्रयोग उसका हुआ था। साथ ही प्लास्टिक अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन और रिसाइकलिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं बाघों सहित समस्त वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों के संरक्षण और स्वच्छता के लिए भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य केवल प्रतिबंध लगाना नहीं है, बल्कि लोगों की जीवन शैली में एक सकारात्मक पॉजिटिव चेंज लाना भी है, क्योंकि जब तक हम प्रत्येक नागरिक स्वयं ये संकल्प नहीं लेगा कि वो सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेगा, तो हम ऐसी कार्यशालाएं कितनी भी कर लें, वो अपने अभियान जो है हमारा वो संपूर्णता को, सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हमें हर हाल में कपड़े के थैले, जूट के उत्पाद, बांस से बने हुए उत्पाद, अन्य जो पर्यावरण के अनुकूल हैं, ऐसे विकल्पों को भी अपनाना होगा और उनको कहीं ना कहीं जो ज़रूरत की जो हमारी रोज़मर्रा की आवश्यकताएं हैं उसमें भी लाना होगा। हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को भी इससे जोड़ना होगा, उनको जागरूक करना होगा, उनको संस्कार देने होंगे, क्योंकि आजकल के बच्चे जो है अगर कहीं भी एक दिशा पकड़ रहे हैं तो उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमको उनको हर तरह से तैयार भी करना होगा, उनको फ्यूचर रेडी बनाना होगा, उनको बहुत काम न करना पड़े। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ, जितने लोग यहाँ से विदेशों में रह के आए होंगे, आप लोगों में से सभी लोग, ज़्यादातर लोग विदेशों में गए होंगे, वहाँ तो सब काम खुद करने पड़ते हैं। तैयार होना चाहिए कि भाई उनको खाना बनाने से लेके अपने कपड़े धोने से लेकर जीवन में जितने काम होते हैं वो सब आने चाहिए। क्योंकि मैं इस प्रक्रिया से गुजरा हूँ तो मुझे लगता है कि आने चाहिए, और सख्ती से या सॉफ्ट तरीके से जैसे भी हो सकता है इस दिशा में उनको प्रेरित करना चाहिए। उसमें से एक काम ये भी है कि पर्यावरण के प्रति भी जो है हमको संस्कार देना चाहिए, उनके प्रकृति का संरक्षण करने का जो आवश्यकता है आने वाले समय की, उसके लिए भी उनको तैयार करना होगा। भाइयों बहनों, उत्तराखंड में जो प्रतिवर्ष हमारे करोड़ों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं, ऐसे में मैं उन श्रद्धालुओं से भी और उन पर्यटकों से भी विनम्र आग्रह करता हूं कि देवभूमि के जो बहुत सारे स्थान हमारे हैं, उन सभी स्थानों का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका प्राकृतिक सौंदर्य लें,
देव स्थानों पर जाके पुण्य प्राप्त करें, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। लेकिन जाते समय जब देवभूमि से जाएं तो देवभूमि आपको बहुत कुछ देती है, आपको सुकून देती है, आपको आपकी अपनी खोज देती है, आपको अध्यात्म की प्राप्ति कराती है, आपको एक ऊर्जा का अनुभव कराती है। यहाँ से जाने के बाद जब जाते हैं लोग तो महीनों महीनों के लिए उनके पास काम करने की ऊर्जा होती है। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि जाते समय अपने पीछे प्लास्टिक या किसी भी अन्य प्रकार का कचरा छोड़कर न जाएं। मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप इस दिशा में जरूर ध्यान देंगे। साथ ही उद्योग जगत के साथियों से भी, हरिन जी, मेरा आप सभी साथियों से, आप चूंकि प्रतिनिधि के रूप में आगे बैठे हैं इसलिए मैं आपका नाम ले रहा हूँ बार बार, तो मेरा आग्रह है कि इनोवेटिव इको फ्रेंडली पैकेजिंग और जो रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी है उसको भी थोड़ा हम लोग चलन में ज़्यादा लाएं। सरकार आपके शोध के लिए, विकास के लिए और हरित उद्योगों को पूरा सहयोग देने के लिए तैयार है। हर प्रकार से सरकार की ओर से जो भी सहयोग हो सकता है वो होगा। मैं विशेष रूप से अपने युवा साथियों से जो पीछे बैठे हैं, युवा साथियों से आग्रह करना चाहता हूं कि वो इस अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बने। विद्यालयों, महाविद्यालयों, ग्राम सभाओं, यूनिवर्सिटी, स्वयं सहायता समूह, सामाजिक संगठनों के माध्यम से इस जन जागरूकता अभियान को जन आंदोलन का रूप दें। घर घर तक जानकारी इसकी पहुंचाएं कि हम स्वच्छ रहेंगे, हम प्लास्टिक का यूज़ नहीं करेंगे, अपने आसपास कूड़ा नहीं देंगे, हम कोई भी जो है ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि हमारे कारण से किसी दूसरे को नाक बनाने की आवश्यकता पड़े, किसी को परेशानी हो। क्योंकि जब युवा आगे बढ़ते हैं तब समाज स्वयं परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ता है। दुनिया का इतिहास हो चाहे भारत का इतिहास हो, जब जब भी जो भी परिवर्तन हुआ है उसके अग्रदूत युवा बने हैं, हमारे छात्र बने हैं, तरुणाई बनी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की यह कार्यशाला केवल चर्चाओं तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि एक इसका स्पष्ट रोड मैप निकलेगा जो उत्तराखंड को देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त राज्य बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में सहायक साबित होगा। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी का पुनः हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए आज के पर्वों की भी, बाघ दिवस की भी, गुरु पूर्णिमा की भी